आवाज नहीं आ रही मुझे। यस मैम। सब आ गए। हाँ आ रहे मैम अभी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग को एक चीज बतानी थी। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक पेपर शेयर कर रही हूँ मैं, रिव्यू पेपर। आप लोग को रिव्यू लिखना है ना? रिव्यू पेपर लिखना है ना आप लोगों को? तो यस मैम। हाँ, एक पेपर मैं शेयर कर रही हूँ, रिव्यू पेपर है, मेरा ही है। तो थोड़ा सा आइडिया पड़ जाएगा कि आप लोग को कैसे लिखना है इसको। सबको विजिबल है? यस मैम। देखो, सबसे पहले हम पेपर का टाइटल लिखते हैं। ठीक है, लाइक जैसे ये मेरा टाइटल है, रिव्यू ऑन इमर्जिंग फ्रॉम सार्स कोवी टू सार्स कोवी टू, इम्पोर्टेंट अप्रोच इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो इस तरीके से आपको अपने रिव्यू का थोड़ा टॉपिक, मतलब जो उसका जो हेडलाइन है या जो उसका नाम है, वो थोड़ा सा ऐसा स्पेसिफिक, थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए, है ना? ठीक है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होना चाहिए, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ साइंटिफिकली आप कुछ लिख रहे हो। कुछ भी ऐसा टाइटल नहीं देते। तो देखो, लिखा है रिव्यू ऑन इमर्जिंग फ्रॉम सार्स कोवी टू सार्स कोवी 2, एन इम्पोर्टेंट अप्रोच इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद फिर आपके साइंटिस्ट का नाम आता है। इफ यू सी हियर, लाइक मेरा जैसे नाम है सवनेर वर्षा एंड बिल्लोरे वंदिता। तो मैम के साथ मैंने लिखा है, वंदिता मैम के साथ में ये पेपर। तो पहले हमेशा सरनेम आता है आपका, देन आपका नाम आता है वहां पर। सबको दिख रहा है ना पेपर? विजिबल है ना? यस मैम। हाँ। ठीक है, मैंने सोचा आज आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यहीं डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर का ऑथर है, सेकंड ऑथर, इस तरीके से ऑथर्स को हम क्लासिफाई करते हैं। फिर हमने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, सेज यूनिवर्सिटी, इंदौर, है ना? फिर अब्स्ट्रैक्ट डाला। अब्स्ट्रैक्ट ये होता है जो निचोड़ होता है पूरे पेपर का आपका, कि आप पूरे पेपर में क्या कहना चाहते हो। तो पूरे पेपर में जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट, मैंने इसका इतना बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा 250 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 250 150 250 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट में आप अपने पेपर में क्या कहना चाहते हैं पूरे पेपर में, वो हिंदी में अगर बोलेंगे तो सॉरी, निचोड़ बोलते हैं ना जिसको हम, कि सारा सार। अच्छा, परफेक्ट वर्ड अगर हम बोले तो आपके पूरे पेपर का सार आपका अब्स्ट्रैक्ट होता है। मतलब अब्स्ट्रैक्ट पढ़ के सामने वाला जब आपका पेपर पढ़े तो उसको अब्स्ट्रैक्ट पढ़ के समझ में आ जाए कि आपने पेपर में अंदर क्या लिखा है, उसके काम का है या नहीं है वो पेपर, तभी वो आगे पढ़े। तो अब्स्ट्रैक्ट में ऐसा होना चाहिए कि आपके पूरे जितना भी है सार होना चाहिए आपके पेपर का पूरा, क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद कीवर्ड्स होते हैं कि आपके पेपर में मेन कीवर्ड्स क्या है।
व्हाट आर द कीवर्ड्स यू इंक्लूडेड इन योर पेपर, जो मेन कीवर्ड्स होंगे जो बार बार यूज होते हैं आपके इसमें और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन है, ये देखो यहाँ से इंट्रोडक्शन, क्योंकि हर पेपर का अगर हम किस जर्नल, जैसे अब ये 2 साइडेड है ना, कई बार 1 साइडेड भी होता है। आपने कई पेपर देखे होंगे उसमें 1 साइड रहता है ना, तो ये 2 साइडेड इसलिए कि जिस जनरल में मैंने इस पेपर को डाला है उनका फॉर्मेट ऐसा ही है, तो मुझे इस फॉर्मेट में उनको कन्वर्ट करके देना पड़ा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप देखो, इंट्रोडक्शन भी यहाँ से मेरा ये इंट्रोडक्शन चालू हुआ, तो ये यहाँ तक आप देखो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब मैंने मेरा पेपर का टाइटल अगर आप देखो तो सार्स कोवी से सार्स कोवी 2 एक इम्पोर्टेंट अप्रोच है प्रिवेंशन और कंट्रोल की। तो मुझे इस पेपर में सार्स कोवी और सार्स कोवी 2 और उससे रिलेटेड जो वायरसेस है उनको ये इसमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो देखो, ओवरव्यू ऑफ वायरोलॉजी सार्स कोवी एंड सार्स कोवी 2। तो मैंने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिख दिया कि क्या है बेसिकली, क्या क्या हो रहा है, क्या है, कौन कौन से वायरसेस है, सार्स कोवी, कोवी 2, मर्स कोवी। तो इस टाइप से पहले बता दिया। उसके बाद एन ओवरव्यू ऑफ वायरोलॉजी। अब उसकी वायरोलॉजी क्या है दोनों वायरसेस की, बिकॉज आई एम कंपेयरिंग दिस टू वायरस, और ये वायरस जो है इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल में हेल्प कर सकता है। सो आई एम कंपेयरिंग दिस टू वायरस, द वायरोलॉजी ऑफ दिस टू वायरसेस। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, लाइक इस सार्स कोवी से लेके पूरा ये स्टार्ट हुआ यहाँ तक। तो पूरा ये अब इसका यहाँ तक है, ये फिर मतलब ये इसके वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि दोनों की रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स कहीं ना कहीं मैच करती है, सो इट्स अ वाइटल रोल प्ले इन द वैक्सीन डेवलपमेंट। फिर एपिडेमियोलॉजी लिखी, कंपैरिजन लिखा, ठीक है। बोथ सार्स कोवी एंड सार्स कोवी 2 की क्या एपिडेमियोलॉजी है, किस तरीके से फैला, किस तरीके से इसकी एपिडेमिक केसेस हुए, तो आर नॉट रेट क्या था दोनों का। फिर ये सब इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिली। और अगर आप यहाँ देख रहे होंगे कि नंबर लिखे हुए हैं 23, 24, 25, 22, 337, ये आपको नंबर भी दिख रहे होंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो ये जो नंबर है, दिस इज द रेफरेंसेस एक्चुअली फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन दिस लाइन। तो मैंने उसका रेफरेंस दिया है कि ये जो लाइन है मैंने यहाँ से ली है, लाइक द रेफरेंस 20, ये जितना लिखा है इसके लिए 4 रेफरेंसेस दिए मैंने, 28, 29, 30 एंड 31। तो ये जहाँ इस पेपर से मैंने ये, भले मैंने उस पेपर से उठाया हो, लेकिन आपको उस लाइन को चेंज करना पड़ेगा पूरा। आपने उस पेपर से उठाया, उसके रेफरेंस दे दिए, लेकिन आपको पूरी लाइन को चेंज करना पड़ेगा। और ये अगर मैंने उठाया भी है कहीं से, इतनी लाइन का है ये रेफरेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लाइन है ना, कि इट हैज बीन ओरिजिनली reported that the COVID-19 cases are associated with the exposure of large seafood and animal market in Wuhan, suggesting an animal to human transmission. Later on, epidemiological data indicate human to human transmission of SARS-CoV-2. तो ये लाइन भले ही मैंने कहीं से ली होगी कि वुहान में ये केस पहले जो किया और उसमें सी फूड में गई थी, और द लेडी हैज गॉन टू द सी फूड मार्केट फ्रॉम वेयर ही गॉट इन्फेक्टेड, और उसके बाद उसको इन्फेक्शन हुआ, एंड देन फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, एंड देन फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। सो अगर आप इसको देखो तो ये लाइन भले मैंने कहीं से ली हो, बट आई हैव ट्रांसलेटेड माय, इट्स माय ओन, मैंने खुद ट्रांसलेट किया, फिर इसको लिखना पड़ेगा अपने को, अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में, ठीक है। फिर मैंने इसके मतलब जो भी था स्पाइक प्रोटीन्स के बारे में बताया, पैथोजेनिसिटी के बारे में बताया, ठीक है। फिर व्हाट आर द प्रीवियस अप्रोचेस फॉर द वैक्सीन डेवलपमेंट पे, क्योंकि सार्स को भी पहले भी आया था, तो व्हाट आर द वैक्सीन प्रीवियस, क्या वैक्सीन डेवलप हुई थी, उससे रिलेटेड क्या हम कर सकते हैं, ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स, ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, तो सार्स कोवी 2 स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, ये पूरा सब मतलब बहुत सारी चीजें हैं, इतना सब आपको लिखना पड़ेगा, एंड देन कंक्लूजन एंड द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। फिर ये सारे रेफरेंसेस आप जो मैंने दिख रही थी वहां पर 20-21 नंबर, तो ये सारे रेफरेंसेस, और आपको हर रेफरेंस को कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, किसका वर्ड पहले आएगा, नाम पहले आएगा, या पहले उसका, जैसे अगर यहाँ देखो आप, तो हर मेरे रेफरेंसेस में MRA मतलब पहले नाम है, फिर उसका MA मतलब जो उसका शॉर्ट फॉर्म है। इसी इसमें भी आप देखो तो ऐसे ही है, तो उसका अरेंजमेंट भी इसी तरीके से होता है, नाम
जैसे आप लिखो, या तो पहले आप डीडी, या तो पहले MA मारा लिखो, या मारा MA लिखो, तो फिर सब में एक जैसा होना चाहिए। जैसे सब जगह आप देखो मेरा शॉर्ट फॉर्म बाद में आ रहा है, देन उसका नाम आ रहा है, ये क्या हो गया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती है। समझ में आया थोड़ा बहुत कुछ? मैम हम लोग ग्रुप में Yes, बनाएंगे ma'am. तो नाम सर का डालें क्या, कि अपन सभी ग्रुप का जो लड़के हैं सबका नाम का वो डालें? तुम कितने लोग हो ग्रुप में? 5-5 मैम हो ना? 6-7 का ग्रुप बनवाया है। हाँ, 6-6 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 या 5 लोग हैं, 5-6 लोग हैं। यस मैम। तो उन हाँ तो सभी का नाम डालना होगा? हाँ, सबका नाम क्यों, सब लोग, एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग। अच्छा अच्छा, हमको लगा मैम कि सबकी जगह सर ही का नाम डालना होगा, कौन से सर का? और जो हमारे वो होंगे नहीं मेंटर नहीं, होंगे। उनका नहीं, तुम लोग का करवा रहे हैं, तुम लोगों का नाम आना चाहिए ना, मेन इम्पोर्ट। हम लोग सर लोगों के तो बहुत पेपर्स रहते हैं, तो अपने नाम चलता ही रहता है उनका। खास तो आप लोगों के लिए है ये, क्योंकि मैम आप। अभी तक हम लोग के मतलब मेरे ख्याल से मेरे ग्रुप के सर अभी तक कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। कौन सा सर है? नितिन सर है। करवा देंगे नितिन सर आपको, बहुत अच्छा, फिक्र मत करो। वो अभी तक उनका आया ही नहीं, हम ही मैसेज किए उनसे तो बोलते हैं अच्छा हम बताएंगे क्या करना है कब करना है। करवा देंगे, आज सब लोग करवा देंगे, सब ऑल आर एक्सपर्ट इन राइटिंग द पेपर। तो का टेंशन मत लो, बस ये है कि आप लोग अपने मन से उसको लिखना, जैसे ये बताया है इस तरीके से कम इंट्रोडक्शन लिखो, एटलीस्ट टॉपिक सर्च करो, एटलीस्ट अपना टॉपिक सर्च करो कि आपको क्या टॉपिक लिखना है। क्योंकि उसको ही सिलेक्ट करने में, ये सबको लिखने में बहुत टाइम लगता है, पेपर को लिखने में 3-3 महीने लग जाते हैं, एक रिव्यू पेपर को लिखने में। अगर उसको छपवाना हो तो जर्नल में अच्छे से, तो वो एक अच्छा मतलब होना चाहिए रिव्यू पेपर को छपवाने के लिए। फिर आपका, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं, ऐसा तो फिर कुछ भी लिख सकते हैं। बट अगर वो अच्छे से अगर अपने को करना है तो उसको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। क्योंकि कोई जर्नल तभी छापता है जब प्लेगरिज्म ना हो। प्लेगरिज्म समझते हो ना? कॉपी पेस्ट ना हो। Ma'am. हाँ, कॉपी पेस्ट ना हो। और तो ये सब चीजें थोड़ी सी हमको देखनी पड़ेगी। तो आप अभी से अपना टॉपिक, मेरे पास साथ भी जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो टॉपिक अपना सिलेक्ट करके, और अभी से थोड़ा बहुत मुझे टॉपिक तो बताओ, क्या सिलेक्ट किया? तुम लोग भी तो शेयर नहीं कर रहे कुछ। किसी ने किया टॉपिक सिलेक्ट? मैम हम लोग ने जितने ग्रुप में थे सबको बोल दिया था मैं कि 2-2 टॉपिक सब लेके आ जाना, उसको पढ़ लेना हल्का सा, जब सर आएंगे तो सर को बता देना। हाँ, तो तो मतलब बस टॉपिक तो आ गया है, मेरे बस बच्चों ने सर मुझसे नहीं आए। कांटेक्ट नहीं किया अभी तक। कि हाँ मैडम ये टॉपिक सिलेक्ट किया, आप 5-6 टॉपिक तो बताओ, टॉपिक तो बताओ, तब तो वो उसको हम करेंगे उसको थोड़ा सा उसके, क्योंकि वो टॉपिक करने के बाद आपको उसके इतने सारे पेपर्स पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम करेंगे। तो थोड़ा सा उसको देखो, पढ़ो, और फिर जितना पढ़ोगे उतना ही काम आएगा। ठीक है? मैम ये एग्जाम होंगे हमारे जो छूट गए हैं नहीं हुए थे? हाँ हाँ, होंगे ना बेटा। अब जरा थोड़ा सा ये सब नॉर्मल हो जाए थोड़ा, क्योंकि फैकल्टीज भी अभी जा नहीं रही है ना, तो अच्छा, होगा एक तो हम लोग सही। का बायोकेमिस्ट्री नहीं हुआ। तुम्हारा कौन सा रह गया था? बायोकेमिस्ट्री? हाँ मैम। सबका ही होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक 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 पेपर छूटा ही है। मैम तो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? कंडीशन जैसी है तो मुझे तो ऑनलाइन ही लग रहा है। मैम वैसे भी सभी पेपर्स तो ऑनलाइन ही हुए हैं। तो ये भी ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, चलो अब अपना पढ़े, प्लांट फिजियोलॉजी। Yes, ma'am. पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा हमने देख लिया, डिफरेंसेस देख ली इनके सेलुलर स्ट्रक्चर में। सेलुलर स्ट्रक्चर में हमने डिफरेंस देखा कि पेरेन्काइमेटिक सेल, कोलेनकाइमेटिक सेल और स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल, द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर और उनमें क्या अंतर है, ये सब हमने अभी देखा।
पढ़ लिया ये सब हमने। नाउ वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये जो थे ये सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड देर आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, मतलब एक टाइप के सेल से बने थे। बट वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, these are made up of one or type of a cells which combine together as form a unit। मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने हो सकते हैं एंड दे फॉर्म, दे ऑल कंबाइन टुगेदर, मतलब वो सब एक कंबाइन होके एक यूनिट बना लेते हैं एंड हेल्प और ट्रांसपोर्टेशन में या जो भी फंक्शन है उसमें हेल्प करते हैं उसकी। एक मैं अटेंडेंस भी ले लूं तो भूल जाऊंगी आज। ठीक है, तो they help in transportation of water, food material to the various parts of the plant body। जो हमने अभी डिफरेंट टाइप्स का पैरेनकाइमेटिक सेल्स या फिर जो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज की हमने बात करी, तो हमने क्या देखा, स्टोरेज ऑफ फूड उनका फंक्शन है, फिर सपोर्ट करते हैं सेल को, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, बहुत सारे स्टोरेज का, फूड मटेरियल का, इनका ये फंक्शंस था। बट their transportation is a main important function in the plants है ना। प्लांट्स में अगर हम बात करें तो जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। क्योंकि इफ वी आर प्रोवाइडिंग, हम लोग पानी कहाँ देते हैं, सॉइल के अंदर देते हैं। पानी पौधों के ऊपर तो नहीं डालते कि पौधे से एब्जॉर्ब कर ले पानी को, ऐसा तो नहीं होता है ना। हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में जब पानी हम पौधे को लगाते हैं तो हम सॉइल के अंदर पानी देते हैं। तो वो सॉइल से जो पानी है वो पौधे के पूरे ऊपर तक, टॉप तक पहुंचता है ना। और अगर हम खाना बनाने की बात करें तो खाना कहाँ बनता है, पौधों के अंदर, लीव्स के अंदर बनता है। लीव्स आर मेकिंग द फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस से लीव्स बना रही है खाना। तो जो लीव्स खाना बना रही है वो भी नीचे तक आना चाहिए रूट्स के, और जो रूट्स एब्सॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड द सॉरी वाटर्स फ्रॉम द सॉइल, जो सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब कर रही है, वो रूट से भी जाना चाहिए ऊपर तक, प्लांट के पार्ट्स तक। और जो लीव्स में खाना बन रहा है वो भी प्लांट्स के रूट्स तक जाना चाहिए। तो दोनों ही फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ऊपर से नीचे भी जा रहा है और नीचे से ऊपर भी आ रहा है। तो ये जो इम्पोर्टेंट काम है, ये जो फंक्शन है इम्पोर्टेंट, जिसमें खाना और पानी दोनों ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर में, वो किसके किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इन द प्लांट्स इज द ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि दोनों अगर हम बात करें ऊपर से, जब हम नीचे पहुंचाना पानी, हम लोग अपनी टंकी से जब ऊपर पानी पहुंचाते, नीचे हमारे बेसमेंट में टंकियां बनी होती है और हम उस टंकी से अपने ऊपर पहुंचाते हैं, तो वी नीड एनर्जी फॉर दैट, है ना। हम ऐसे तो नहीं पहुंचा देते कि चला जाता है, उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए, लाइट लगती है। So think about that. The plants are absorbing the water from the roots, and then it transport its water from roots to the different parts about ऊपर की तरफ ट्रांसफर। तो हाउ मच एनर्जी इट नीडेड, एंड बहुत मतलब ऊपर तक जाना है, थोड़ा सा दिक्कत है ना, वो नीचे से ऊपर जाना, एनर्जी चाहिए आपको। सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो जाइलम इज डूइंग दैट। The cells are very the cells of the xylem which are performing these functions are very important। ट्रैकेट्स है, फाइबर्स है, ट्रैकाइड्स होते हैं, xylem vessels होते हैं जो परफॉर्म करते हैं ये फंक्शंस। सेम फ्लोएम की हम बात करें तो फ्लोएम आल्सो डू द सेम फंक्शन। द लीव्स which are performing the photosynthesis, जो लीव्स है जो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, और जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड बन रहा है वो लीव से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में नीचे तक जाएगा। ठीक है, तो these are the functions of xylem and phloem। हम एक एक करके देख लेते हैं अब। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की हम बात करें तो मेड अप ऑफ द xylem एंड द phloem।
जाइलम और फ्लोएम को हम वेस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ये सब मिलके जाइलम एंड फ्लोएम बनाते हैं। ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यूज की अगर हम बात करें तो वेस्कुलर टिश्यू मीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द वेस्कुलर टिश्यूज। जाइलम फ्लोएम कंबाइन होके मिक्स होके क्या बनाते हैं? वेस्कुलर टिश्यू। मतलब इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे? वेस्कुलर टिश्यू बोलेंगे। और ये वेस्कुलर टिश्यू जो है ये बने हुए हैं जाइलम और फ्लोएम के। ठीक है, ये बने हैं जाइलम एंड फ्लोएम के। अगर आप इसको देखो यहाँ पे सी दिस, आगे एक स्लाइड और है जिसमें थोड़ा सा अच्छा है। ये जो है दिस इज होल, दिस होल इज नोन एज अ वेस्कुलर टिश्यू। हम इसको वेस्कुलर टिश्यू बोलेंगे। ये कहलाएगा कॉर्टेक्स पार्ट आपका। ये है आपका जाइलम एंड फ्लोएम। ये आपका जाइलम, ये जो है इसको बोलेंगे कैम्बियम रिंग्स। ठीक है, ये कैम्बियम है। एंड दिस इज अ जाइलम। इस आगे वाली स्लाइड में थोड़ा सा और बेटर है तो वो आप देखना तो उसमें समझ में आ जाएगा। दिस मेक्स जाइलम एंड फ्लोएम एंड दिस इज अ कैम्बियम रिंग एंड टुगेदर दिस मेक्स अ वेस्कुलर टिश्यू। आगे की स्लाइड में बताती हूँ, उसमें थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से है। ये वाला, हाँ। तो जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म द वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। तो अगर आप इस स्लाइड को देखो तो ये दिस इज एपिडर्मिस। फर्स्ट जो लेयर आएगी वो आपकी एपिडर्मिस कहलाएगी। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट लेयर है वो एपिडर्मिस कहलाएगी। ये एपिडर्मिस हो गई आपकी। दिस इज अ फ्लोएम। ठीक है, ये फ्लोएम हो गया। ये जाइलम हो गया आपका, ये पार्ट जाइलम हो गया। ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है। ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स हो गया। बीच वाले पार्ट को हम पिथ बोलेंगे, बीच वाले पार्ट को हम पिथ बोलेंगे। और ये मिलके बनाते हैं वेस्कुलर बंडल। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म द वेस्कुलर बंडल, है ना। जाइलम और फ्लोएम मिलके वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। दिस इज नोन एज अ कॉर्टेक्स और ये पिथ कहलाएगा। ये एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ, जाइलम, फ्लोएम एंड देन दोनों मिलके क्या बनाएंगे? वेस्कुलर बंडल बनाएंगे। दोनों मिलके बनाएंगे वेस्कुलर बंडल। कहाँ थे अपन? सो जाइलम और फ्लोएम की अगर हम बात करें तो the different type of cells, they are made up of a different type of cells. Like xylem is made up of the fiber, tracheids and vessels, vessels के बने होते हैं। फ्लोएम की बात करें तो सीवियर ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, सीवियर एलिमेंट्स होते हैं। ये भी हम आगे और पढ़ेंगे। फाइबर्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स के बने होते हैं। क्योंकि ये हमने बात करी कि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं तो इट इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना, वन और मोर टाइप ऑफ सेल्स। The complex permanent tissue is made up of composed of different types of cells. The complex permanent tissues are two types, xylem and phloem. Together make the vascular bundles in the plant. दोनों मिलके क्या बनाते हैं? वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। जाइलम की हम पहले बात करते हैं तो द कॉम्प्लेक्स टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर and soluble minerals from root to the all the parts of the plant body. जाइलम की सबसे पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। इन द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दोनों मिलके वेस्कुलर बंडल बनाते हैं और इसका स्ट्रक्चर जिस अभी हमने देखा। ठीक है, तो जाइलम की अगर हम बात करें तो दिस कॉम्प्लेक्स टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स and nutrients from roots to all the parts of the body. The roots absorbing this mineral from the soil and it's provide the roots absorb this material, absorb करेगी और फिर ये provide कराएगी पूरे parts of the plant को, different parts of the plants को. It also help in replacing the water lost during the transpiration because there are lots of water which is lost in the transpiration also and the photosynthesis also. So it also help in replacing the waters also. So if is it providing the water, it help in replacing means it providing the water when there is a loss of water in the transpiration and the photosynthesis process. ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं जाइलम की जब्त तो जाइलम का हमने फंक्शन अभी देखा कि जाइलम का क्या फंक्शन है। अब ये फंक्शन कौन कौन से सेल्स परफॉर्म करती है जाइलम की? तो ट्रैकाइड्स है, वेसल्स है, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो ये these are the different type of cells which help in performing the function of the xylem। अगर आप इसका स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो ये सब ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स है ना, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स है। और हमारे घर हम जब
नल पानी जब चढ़ाते हैं ऊपर टंकी से, नीचे की टंकी से ऊपर तक, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? पाइप यूज करते हैं। पाइप चढ़ लगा के कनेक्ट करके और उसको फिर ऊपर तक पानी पहुंचाते हैं। तो दिस आर एक्चुअली द पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स विल इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। जो इस अगर आप इसको ध्यान से देखो तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर ये पाइप जैसे ही है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट प्लांट्स। तो कितने कंपोनेंट्स हो गए जाइलम के? ट्रैकाइड्स, vessels, xylem parenchymatic cells and xylem fibers. So the most important component of the xylem is that most of the xylem cells are a dead cells, and only the parenchymatic cells, the xylem parenchymatic cells, are the viable cells which are present in the xylem. So most of the cells of the xylems are dead cells and help in the strength of the cells, क्योंकि xylem provide the mechanical strength also to the plant, so it also provide the mechanical strength. And the xylem parenchymatic cells are the live cells because हमने जो हमारी previous slides में जो previous classes में जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो जाइलम की जो पेरेंकाइमेटिक सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती है। द सेल्स आर द पेरेंकाइमेटिक सेल्स आर द लाइव सेल्स, लिविंग सेल्स बिकॉज इट कंटेन द प्रोटोप्लाज्म। और जो द स्क्लेरेंकाइमेटिक सेल्स आर द डेड सेल एंड इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सो जाइलम पेरेंकाइमा मतलब यहाँ पर पेरेंकाइमेटिक सेल्स भी प्रेजेंट है, पेरेंकाइमेटिक टाइप ऑफ सेल्स, लिविंग सेल्स। ठीक है, तो ये हो गए जाइलम के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे, जाइलम के बारे में और कुछ थोड़ा सा, फिर फ्लोएम एंड देन इसको फिर खत्म करेंगे। अच्छा, मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में आप लोग क्या जानते हो? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट एंड द डाइकॉट? बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट द जाइलम, उनके अरेंजमेंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो उनका डिफरेंस हमको पता होना चाहिए मोनोकॉट और डाइकॉट का। कौन बताएगा? कोई एग्जाम्पल? मैम जो डायरेक्ट स्टेम होती है वो एपिडर्मल सेल्स होती है, लार्ज होती है और मल्टी सेल्यूलर हेयर्स होते हैं उसमें। और जो मोनोकॉट स्टेम होती है उसके सेल्स स्मॉल होते हैं और उसमें हेयर्स नहीं होते हैं। कौन बोल रहा है? पल्लवी। पल्लव। अच्छा, the main difference between the monocot and the dicot is I'm not Pitch, talking about ma'am. the stem, root or leaves, but I'm मैम talking मोनोकॉट में पिच नहीं होता। very good, pith नहीं होता है। The cells are scattered, the vascular bundles are scattered, है ना? अगर हम हाँ बात मैम। करें मोनोकॉट की तो वेस्कुलर बंडल्स आर मेड अप ऑफ जाइलम एंड द फ्लोएम सेल्स, है ना? हमने अभी बात करी कि वेस्कुलर बंडल जो बने होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम के बने हुए होते हैं। तो अगर हम डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट में वो एक रिंग में अरेंज्ड है, प्रॉपरली अरेंज्ड है डाइकॉट प्लांट्स में। और अगर हम मोनोकॉट की बात करेंगे तो दिस वेस्कुलर बंडल, दिस जाइलम्स एंड फ्लोएम्स आर अरेंज इन द पैचेस, ऐसे ऐसे छिटके वो रहते हैं ना, जैसे दाने, ये ऐसे अरेंज है, पैचेस में अरेंज्ड है। और अगर आप वो स्लाइड देखो, एक स्लाइड होगी, हाँ दिख रही होगी, ये तो रूट का है खैर, बट इफ यू सी द जाइलम एंड द फ्लोएम, ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ स्टेम में देखो, इफ यू सी दिस आर अरेंज्ड इन द रिंग, इन द रिंग फॉर्म, है ना? ये तो एक पार्ट है, अगर आप उसका गोल ऐसा काटेंगे तो रिंग फॉर्म में अरेंज्ड है, बट इन दिस दे आर अरेंज्ड इन द पैचेस, एक 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 जगह पे। और ये बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट हो जाता है व्हेन यू स्टे इन द सेल्स। अगर आप कोई स्टेन करेंगे सेल को तो वो बहुत अच्छे से आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगर सीट की, रूट की, लीफ की हम बात करें तो मोनोकॉट जो होता है वो 1 कॉटिलेडॉन होता है, डाइकॉट जो होता है 2 कॉटिलेडॉन होता है। ठीक है, रूट की हम बात करें, मोनोकॉट के जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस रूट होते हैं, है ना? फाइब्रस का मतलब ऐसे फाइबर निकले हुए। और डाइकॉट की अगर रूट की बात करें तो टेप रूट, मतलब एक मेन स्टेम रहेगी और उसमें से छोटी 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 रूट्स निकली हुई रहती है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल की हम बात करें तो स्कैटर्ड होते हैं, और डाइकॉट में हम बात करें तो रिंग्ड होते हैं, मतलब अरेंज्ड होते हैं। लीफ की हम बात करें तो पैरेलल वेन्स होती है, जैसे पैरेलल, जैसे केले का पत्ता,
है ना। केले के पत्ते की अगर आप देखोगे वेन्स, लीफ देखोगे, जैसे पैरेलल वेन्स समझते हो ना, लीफ में वेन्स होती हैं, एवरीबॉडी नोज दैट ना। यस मैम, यस मैम। हाँ यस मैम। मैम। तो वेन्स जो होती हैं वो पैरेलल्स होती हैं, एंड द डाइकॉट में नेट लाइक वेन्स, लाइक अ पीपल का पत्ता। अगर आपने देखा होगा पीपल का पत्ता में अगर आप वेन्स देखोगे वैसे नेट लाइक वेन्स होती हैं, और अगर आप एक केले के पत्ते को देखोगे तो पैरेलल वेन्स होती हैं। सो दिस इज अ डिफरेंस, मोनोकॉट में पैरेलल वेन्स होंगी और डाइकॉट में नेट लाइक वेन्स होंगी। और अगर फ्लावर की हम बात करें तो मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे, और इसमें जो अगर हम फ्लावर की बात करें तो 4 और 5 पेटल्स के फ्लावर्स होंगे। तो दिस आर द सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द मोनोकॉट एंड द डाइकॉट। ठीक है। यस मैम। चलो बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्लास में और आगे का जाइलम का थोड़ा बहुत और फंक्शंस है, जाइलम और फ्लोएम खत्म करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो गया और स्लाइड्स भी बहुत ज्यादा हो गई हैं। ठीक है, 40 स्लाइड तो इसी में हो गई हैं, 40, 30, 44। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बेटा। मैम Thank you, ma'am. नोट्स बनाना है कि वो असाइनमेंट्स बस बनाए? असाइनमेंट्स बना लो और अपने हिसाब से नोट्स, किसको लग रहा है कुछ चीजें में आपको जो दिक्कत आ रही है तो उसके नोट्स बना लो। असाइनमेंट अभी दूंगी मैं, चैप्टर खत्म होगा उसके बाद। ओके मैम। और मैम स्लाइड? स्लाइड भेज दूंगी, मैं थोड़ा चेंज करना है, मैं सोच रही थी पूरा ऐड कर दूं फिर भेज दूं क्योंकि वो 50 एक स्लाइड हो गई है। बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती तो फिर मन नहीं करता खोलने का। ठीक है मैं भेज दूंगी आज। ठीक है। हाँ मैम। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Thank you, Thank you, ma'am. ma'am.